तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज के वीडियो में एक एक ही बिजनेस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसके नंबर्स कल या परसों आए थे, कल इसका कॉन कॉल हुआ है। तो देखते हैं कॉन कॉल में क्या ट्रेजेक्टरी इनकी रही है। इस बिजनेस का जो बिजनेस बिजनेस मॉडल है, ये हमने क्वार्टर की जो वन ऑफ द स्टार्टिंग वीडियोस थी वहां पे हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि कैसे इस पूरे बिजनेस के अंदर क्या टर्न अराउंड वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे प्ले आउट हो रही है। बिकॉज आप पूरे सेक्टर में देखते हो ना, ऑलमोस्ट सभी आपका ये जो एनबीएफसीज होते हैं, मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, सभी ने ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी शो कर दी है। कुछ कंपनियां गिनी चुनी कंपनियां हैं सेक्टर के अंदर जो लोग अभी भी पूरा स्ट्रेस वगैरह दिखा रहे हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपकी रिटर्न नहीं हुई है। तो उसी कंटेक्स्ट में हमने उत्कर्ष को देखना शुरू किया था। तो चलिए वहां पे हमने बात किया था कि इस कंपनी का जो FY 27 होने वाला है, वहां पे जो चीजें हैं जैसे बाकी कंपनियों के केस में भी ऑलमोस्ट सारी चीजें पीक आउट हो चुकी है। तो वही हमने उत्कर्ष के केस में भी देखा था कि वहां से क्वार्टर 4 के अंदर सभी चीजें पीक आउट होती हुई दिख रही थी। वहां से ऐसा एक्सपेक्टेड था कि क्वार्टर 1 हो गया या फिर पूरा जो FY 27 है, यहाँ से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो मेट्रिक्स है वो आपका इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो इनके नंबर्स को देखते हैं, नंबर्स कैसे आए हैं। तो अगर आप इनका नंबर्स देखोगे ना, इन जनरल अगर आप इनकी पूरी बैलेंस शीट देखोगे, तो आप ये पाओगे कि कंपनी ने ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स भी अच्छा किया है। बट एक सिर्फ एक पैरामीटर है जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्यों हैं? इन द सेंस क्या है ना, कि जैसे ऐसा पहले एक्सपेक्टेड था कि क्वार्टर 1 जो इनका होने वाला है, वहाँ पे ये कंपनी मोस्ट प्रोबेबली अपना प्रॉफिटेबिलिटी शो कर देगा, बट वहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखी है। तो उसके भी कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें देखें तो आप इस क्वार्टर में एक तरह से पूरी समरी देख सकते हो। ये मैंने इनके पीपीटी से लिया है। तो अब इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है ना, वो कैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे वैरी किया है, आप उसको समझ सकते हो। तो आप ये देख सकते हो, इनका जो पीपीओपी है और जो पैट है, बीच में उसके आता है आपका जो लाइन आइटम होता है, आपका इम्पेयरमेंट कॉस्ट होता है, प्रोविजंस वगैरह होते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हो रहे थे। इंटरेस्ट कॉस्ट रिवर्सल हो रहा था, तो उस कारण आपको दिख रहा है कि पीपीओपी जो पीपीओपी था, उससे आपका जो पैड में कन्वर्जन है वो आपका हो ही नहीं पा रहा था। तो ये पूरी दिक्कतें इस बैंक के केस में चल रही थी। और आप एक कॉमन ट्रैजेक्टरी देख सकते हो कि जो ये पीपीओपी का ग्राफ है ना, वो आपका धीरे धीरे प्रॉफिट जोन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब कंपनी का जो पूरा गाइडेंस वगैरह है FY 27 में, ये लोग क्या करना चाहते हैं, उन चीज़ों पे हम आते हैं। तो ये आपको एक तरह से मतलब बिजनेस का जो पूरा इंप्रूवमेंट वाला मैट्रिक्स है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही है कि कैसे बिजनेस पूरा बेसिकली पूरा परफॉर्म कर रहा है। तो ये पूरा पैरामीटर हो गया। अब चलिए बात करते हैं इस क्वार्टर के अंदर कुछ जो बैंक के इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स वगैरह होते हैं, वहां पे कंपनी ने कैसा किया है। तो जैसे कि हम लोग बाकी एनबीएफसी के केस में देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर्स आपके चल रहे हैं। तो हमने जो शायद वीकेंड पे जो वीडियो की थी, वहां पे हमने 5 बैंक्स को डिस्कस किया था। तो वहां पे हमने बात किया था कि पूरे सेक्टर के अंदर कुछ इशूज वगैरह चल रहे हैं। तो हमने इशू में बात किया था कि कई सारे बैंकों के केस में क्या है, आपकी जो डिपॉजिट्स वगैरह होती है वहां पे दिक्कतें आ रही हैं। अब डिपॉजिट की जो दिक्कत होती है वो आपको अल्टीमेटली दिखता कहाँ से है? वो आपको इस चीज से दिखता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग है वो आपकी बढ़ जाएगी, आपका जो सीडी रेशियो है वो आपका इंपैक्टेड हो जाता है, या फिर आपकी जो टर्म डिपॉजिट है उसका बढ़ता हुआ आपको ट्रेंड दिखता है। वहीं जैसे हमने बात किया वहाँ पे आपका सूर्योदय वगैरह के बारे में बात किया, और हमने आई थिंक इक्विटास वगैरह के बारे में बात किया कि वहाँ पे आपको सीडी रेशियो का उतना इंपैक्ट दिखता है। तो वही चीज़ अगर मैं उत्कर्ष के केस में ले आऊंगा ना, अब उत्कर्ष में क्या हुआ है, पिछला 2 साल इनके लिए बहुत खराब गया है। तो इन्होंने मतलब बेसिकली अपना AUM को ग्रो ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा लोन्स वगैरह दिए नहीं। तो आपने लोन्स वगैरह तो उतना दिया नहीं, खास करके जो इनकी पूरी JLG वाली बुक है, मतलब जो आपकी अनसिक्योर्ड बुक है, और जो इनका ये होता है ना, MBBS होता है, मतलब बेसिकली बिजनेस लोन्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे ये लोग इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं उसको अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स वगैरह देते हैं। तो ये लोग पूरा आपका अगेन जैसे बाकी कंपनियां शिफ्ट कर रही हैं, आपकी अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इनका 2020 का डाटा देखोगे ना, वहाँ पे इनका जो पूरा अनसिक्योर्ड मतलब JLG बुक था, वो आपका 80-90% के आसपास था। अब उसको धीरे धीरे घटा के इन्होंने लगभग आपका जो पूरा JLG बुक है उसको 25% पे ले आया है। और कंपनी जो ट्रैजेक्टरी भी कहता है ना कि हम लोग अपने JLG बुक को मान लीजिए 25% पे रखने की बात करते हैं, बाकी ये लोग जो आपका बिजनेस लोन्स है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो पूरा जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का पूरा मिक्स है ना, वो आपका मान लीजिए 55 और 45 के बीच में रहने वाला है। तो ये कंपनी की ट्रैजेक्टरी है। अब इसी कारण क्या हो रहा था, कंपनी ने इतने 2 सालों के अंदर अपना कुछ मान लीजिए पूरा AUM को ग्रो किया नहीं है। तो क्या होता है, आपकी जो लाइबिलिटी फ्रेंचाइज है उस पर तो कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस है, बट जो आपका एसेट फ्रेंचाइज है, जहाँ से आप अपना लोन्स वगैरह देते हो, तो उसको कंपनी ने ग्रो किया नहीं। और जो भी आपकी सिक्योर्ड बुक है वहाँ पे तेजी से डिसबर्समेंट किया। तो आपको एक ऐसा दिख रहा है बैंक के अंदर क्या है ना, इनके इनके पास क्या हो गया, डिपॉजिट्स वगैरह की उतनी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस कंपनी को सीडी रेशियो के टर्म्स में कंपेयर करोगे ना, तो जितने भी हमने पीयर्स वगैरह देखे हैं उसके पैरामीटर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो सीडी रेशियो है वो आपका मान लीजिए 85% के आसपास आता है। ऑल्दो कंपनी खुद भी कहता है पहले के कॉन कॉलों के अंदर कि वो इनका जो गाइडेंस मतलब जो ये लोग चाहते हैं कि 75% के ऊपर रहे। बट जब मैं इसको सेक्टर की बाकी कंपनियों से कंपेयर करता हूँ ना, तो इन्होंने सिंस डिपॉजिट मतलब आपका लोन्स वगैरह दिए नहीं है, तो आपका सीडी रेशियो यहाँ पे कंपनी को कम दिखता है। तो उससे हमें क्या मालूम चलता है, हमें ये मालूम चलता है कि कंपनी के आने वाले समय में कंपनी को लोन डिसबर्स करने के लिए वहां पे कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है, बिकॉज इनका जो पूरा बेस है ना, वही काफी कम हो गया है। कहने का मतलब क्या है, लगभग 2 साल से इनका जो पूरा AUM बुक है ना, वो आपका मान लीजिए 80-90 थाउजेंड करोड़ करोड़ के बीच में एकदम फ्लैट है या उसकी तरफ चल रहा है।
तो आपको इनका पूरा डिपॉजिट फ्रेंचाइज के बारे में मालूम चल गया कि वहाँ पे उतनी दिक्कतें नहीं है जब इसको मैं बाकी बैंकों से कंपेयर करता हूँ। अब देखिए, जब आपके डिपॉजिट फ्रेंचाइज में कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप क्या करते हो, अपने जो यील्ड्स वगैरह है, जब चीज़ें स्टेबलाइज होती है तो वहाँ पे आप अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आपका डिपॉजिट में कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको टर्म डिपॉजिट लेने के लिए कस्टमर से ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो उस कारण आपको ये दिख रहा है कि इस बैंक के केस में जो कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग है वो भी आपको कम होता हुआ दिख रहा है। तो आपने ये देखा, इनका डिपॉजिट के पास कोई दिक्कत नहीं है, इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर इसी पैरामीटर्स को मैं आपको स्लाइड्स के रूप में समझाऊं, तो ये चीज़ आप पूरा देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की आई थिंक वैल्यू नहीं रखी है, बट आप समझ सकते हो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो भी आपका कम हो रहा है। तो आप इस पूरे केस में इनका देख सकते हो। अब जो बाकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं इस कंपनी के केस में, ऑल दो इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो भी आपका सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड की तरफ मतलब अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बट सिंस अभी चीज़ें पूरा आपको क्लीनअप फेज में दिख रहा है ना, तो इनका जो निम है, जो आपकी इंटरेस्ट रिवर्सल होगी, जो आपकी इल्ड वगैरह होते हैं वो आपके पूरे कम हो गए थे। अब चीज़ों में धीरे धीरे आपकी जो स्टेबलाइज चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ फंड्स को भी देख सकते हो। इनका जो चीज़ें हैं आपकी, अगेन कॉस्ट ऑफ फंड्स आपकी स्टेबलाइज हो रही है या फिर कम हो रही है। और ऐसा भी बैंक को आने वाले क्वार्टर के केस में भी आपका जो कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग्स है वो भी आपको यहाँ से कम होता हुआ दिखता है। सेम चीज आप दूसरा चीज देख रहे हो, आपको कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो कम हो रहा है, नीम आपकी रादर ऑन द अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जा रही है। तो उसी कारण जो होता है आपका पूरा यील्ड वगैरह है वो भी बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली आप ये देख रहे हो कि कंपनी के पास जो भी अपने इंटरेस्ट इनकम अर्न करने की जो भी ट्रैजेक्टरी रहती है वो तीनों अलाइंड है एक तरह से, मतलब सभी एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। मतलब आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो रहा है, आपकी जो निम है वो आपकी बढ़ रही है, तो दोनों चीज आपको बूस्ट करेगा आपके नेट इंटरेस्ट इनकम को। एट द सेम टाइम जो नीचे की लाइन आइटम्स होती है उसमें चलिए चलते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो पहले अगर अगर आप क्रेडिट कॉस्ट को देखोगे ना, वो आपको दिख रहा है कि जो पहले पीक होके आपका 9.7%, 9.8% इस तरह का हो गया था, कुछ वैसा है हो गया जैसा मान लीजिए ऑन ईएमआई का होता है, उस तरह की कुछ बातें हो गई। अब देख रहे हो चीजें स्टेबलाइज हो रही है, तो आपकी जो पूरा क्रेडिट कॉस्ट है वो आपका कम होता हुआ दिख रहा है। अब Q1 के अंदर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट है लगभग 2.3% पे आ गया है। अब अगर मैं आपको इस कंपनी का गाइडेंस बताऊं कि क्रेडिट कॉस्ट पे ये लोग कितना करने की बात करते हैं, तो FY 2027 में ये लोग बात करते हैं लगभग 3 से 3.5% के बीच में रखने की बात करते हैं, और FY 2028 में इसको लगभग 2.5% पे लेके जाने की बात करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि कंपनी का जो नया एसेट बुक है वहां पे आपको कुछ ये मतलब इशूज वगैरह नहीं दिख रहे हैं। तभी आपको ये दिख रहा है कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है ना वो आपको रादर जो इनके गाइडेंस है उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो या फिर ओपेक्स टू एसेट, दोनों एक ही पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। कॉस्ट टू इनकम के बेसिस पे बात करते हैं। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इस बिजनेस की केस में ऑलमोस्ट सारी चीजें अलाइन होकर चल रही है, कुछ एक या दो चीजें हैं जिसपे बैंक को फटाफट काम करने की जरूरत है। तो अभी देखिए, अब ये कॉस्ट ऑफ इनकम अगर आपको समझना है तो उसके पहले थोड़ा सा हमको एयूएम के बारे में जानना पड़ेगा कि इनके एयूएम में क्या चीजें हो रही हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बात किया कि इनका जो एयूएम मिक्स है वो आपका सिक्योर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है बस। लेकिन जो आपका मान लीजिए जो भी आपकी सिक्योर्ड बुक है, जैसे आपका ये लोग व्हील्स वगैरह में लोन देते हैं और भी बाकी ये लोग लोन्स वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे लैब प्रोडक्ट भी देते हैं। तो आप ये जानोगे वहाँ पे कि उस सिंस उसका तो साइज कम है तो वहाँ पे उसको वो लोग बहुत तेजी से रैंप अप कर रहे हैं। बट जो आपका पूरा ये अनसिक्योर्ड बुक है, मतलब जेएलजी वाला बुक था, उसको पूरा तो सप्रेस किया ना इन्होंने। इवन क्वार्टर आप देखोगे ना, इनका जो पूरा जेएलजी बुक है वहाँ पे फ्लैटिस ग्रोथ आई है। तो आपको ये दिख रहा है कि कंपनी ने क्या किया है, इनके पास बफर्स बहुत सारे हैं। मतलब जो ब्रांच एक्सपांसन है, ब्रांचेस भी बहुत सारे हैं। तो एक तो आपने ये देखा कि इनका टॉप लाइन जो है, मतलब आपका जो न्यूमरेटर होता है वो आपका जो पूरा एयूएम होता है ऑन द कंसोल बेसिस वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन जो आपका ओपेक्स होता है, जो आपका डिनोमिनेटर आइटम है, जहाँ पे आप इतनी सारी ब्रांचेस वगैरह खोल लिए हो, आई थिंक कुछ बहुत सारे ब्रांचेस हैं इनके, तो उससे आपको ओपेक्स वगैरह लगता है। और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी आई नहीं है बिकॉज आप अपना उतना तेजी से अपने लोन्स वगैरह को दिए नहीं हो। तो उसी कारण क्या है ना, कंपनी का जो पूरा ओपेक्स है वो आपका ओपेक्स का पैरामीटर काफी बढ़ा हुआ है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे ऑल्दो आपका ओपेक्स जो है वो आपका कम हो रहा है, बट आप देखोगे ना लास्ट 2-3 क्वार्टरों से वो कम हो रहा है, बट अगेन जो इनका गाइडेंस है उससे कंपैरिजन में इनका जो पूरा कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो आपका बहुत ज्यादा है। तो एक ये कारण है जिसके कारण कंपनी का जो है ये पीपीओपी से आपका जो पैट में कन्वर्जन है ना, क्योंकि उसके ऊपर मान लीजिए आपका ओपेक्स का आइटम रहता है, मतलब एक्सपेंसेस वगैरह रहते हैं, तो वो आपके बढ़े हुए हैं। तो उस कारण कंपनी अपना पैट में उतना बूस्ट नहीं दिखा पा रहा है। तो कंपनी को क्या करना है, सिंपली अपना जो न्यूमरेटर आइटम है उसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाना है कहने का मतलब क्या है, अपने एयूएम को बढ़ाना है। तो जैसे इनका एयूएम बढ़ेगा, जैसे अगर आप क्वार्टर देखोगे ना, तो कंपनी ने लगभग सिंगल डिजिट में कुछ आई थिंक 1 या 2% पे ग्रो किया है। वो भी आपका मेजरली ड्रिवन बाई है आपका ये जो आपका अनसिक्योर्ड बुक होता है उससे ड्रिवन है। अनसिक्योर्ड बुक आपका पूरा फ्लैटिस रहा है। तो कंपनी को क्या करना है, सिंपली आपके जो ये पूरा एयूएम है उसको बढ़ाना है। अब इसकी क्या ट्रैजेक्टरी है, क्या वो हमें दिखती है। तो अगर आप कंपनी का डिसबर्समेंट ट्रेंड देखोगे ना, तो लास्ट अगर मैं आपको 2 क्वार्टर डेटा बताऊं, तो कंपनी ने क्या किया लास्ट 2 क्वार्टरों में, आई थिंक लास्ट क्वार्टर में इन्होंने लगभग 30-35% पे अपने अपने डिसबर्समेंट को बढ़ाया है। इस क्वार्टर में लगभग 40-48% पे डिसबर्समेंट को बढ़ाया है। तो आप ये देख रहे हो कि कंपनी का जो न्यू एयूएम बनना है वहां पे आपको डिसबर्समेंट के बढ़ने की ट्रैजेक्टरी दिखती है। तो वो एक पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी वही कहता है कि FY 2027 के अंदर ये लोग जो अपने पूरे ओपेक्स को करने की बात करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो कि इनका पूरा पीक 96% पे हुआ था, अभी वो घर के घट के कुछ 88% पे आया है।
अब कंपनी ये कहता है कि इस पूरा फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका जो कॉस्ट टू इनकम है उसको घटा के लगभग 65 से 75% पर रखने की बात करते हैं। तो जैसे आपने सूर्योदय के केस में देखा था, या हमने बाकी बैंकों के केस में देखा था कि जैसे सूर्योदय है वो भी अपना कुछ कुछ ऐसे ही लगभग 67% पर रखने की बात करता है। तो वैसे अगर आप उत्कर्ष को देखोगे ना, इनका भी कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो आपका घटता हुआ दिख रहा है। तो ऑल्दो आपने क्वार्टर वन में ये देखा कि इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो आपका बढ़ा हुआ है, बट मैनेजमेंट जो है यही बोलता है कि हम लोग जो पूरे मतलब होते हैं ना कि नक्षत्र आपके एक तरफ है, तो वहां पे आपको बस अपने एयूएम को बढ़ाते रहना है। तो आपका जो कॉस्ट टू इनकम है यहाँ से आपको दिख रहा है कि वो बहुत रैपिड पेस में डिक्रीज होने की ट्रैजेक्टरी है। कहने का मतलब क्या है, जो ये जो आपको 88% दिख रहा है, बैंक वही कहता है कि कंसोल बेसिस पे अपने कंपनी का लगभग 65 से 75% के बीच में अपने कॉस्ट टू इनकम इनकम को रखने की बात करते हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि कंपनी का जो पूरा मतलब टॉप लाइन का आइटम हो गया, जो बीच की आइटम होती है, उन सभी जगहों पे इंप्रूवमेंट होने की स्कोप दिख रही है। तो ये पूरा कंपनी के बारे में है। अब अगर मैं आपको कुछ और पैरामीटर्स बताऊं, तो कंपनी का मान लो आपका पूरा एयूएम का गाइडेंस क्या देते हैं, तो कंपनी वही कहता है कि आपका जो जेएलजी बुक है, वो भी आपका मान लो ना आप कि लगभग मान लीजिए जो पूरी आपकी बुक है वो आपके 25% ऑफ टोटल एयूएम पे आ चुकी है। कहने का मतलब क्या है, वहां से आपको कंपनी और उसको रन डाउन नहीं करेगा, मतलब और उसको काटने वाला नहीं है। तो क्या होगा, आने वाले क्वार्टर में आपका जो जेएलजी बुक है वो भी आपको फर्दर इंप्रूव होता हुआ दिखता है। अब कंपनी ऑन द कंसोल बेसिस जो आपका सिक्योर्ड बुक है उसको ऑफकोर्स और तेजी से बढ़ाएगा। तो आपको नेट दिख रहा है कि कंपनी का जो गाइडेंस है कि हम लोग अपने एयूएम को लगभग 25 से 30% पे ग्रो करने की बात करते हैं। अब ये आपका बोथ FY 27 की भी बात करते हैं ये लोग, और FY 28 में भी बात करते हैं। तो कंपनी का जो एयूएम है, जैसे अगर आप क्वार्टर वन देखोगे तो लगभग 19,500 करोड़ पे पूरा एयूएम आके खत्म हुआ है क्वार्टर वन के अंदर। वो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टर वन क्वार्टर उतना ग्रोथ नहीं है। वही चीज आपको ये दिख रहा है कि आने वाला जो 2-3 क्वार्टर है ना, जैसे ये लोग अपने बेसिकली वो होता है ना पैडल पे पूरा पैर रखेंगे, तो उसको तेजी से भगाने की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो आपको वहां पे दिख रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टरों के अंदर कंपनी अपने तेजी से एयूएम को बढ़ाएगा। तो उससे FY 27 के अंदर आपको इसका एयूएम 24,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ के बीच में होता हुआ दिखता है। और वैसे ही आने वाले साल में अगर सारी चीजें सही रही, मतलब ये जो एसेट क्वालिटी है वो आपकी सही रही, तो कंपनी अपने एयूएम को वहां से बढ़ा के लगभग 30,000 करोड़ पे करने की बात करता है, जो कि अगेन आपका 25 से 30% होता है। तो ये सारी चीजें तो हमने ये बात कर ली कि भाई बैंक के अंदर हो क्या रही है। अब अल्टीमेटली एज अ शेयर होल्डर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो होता है आपको आरओए और आरओई की ट्रैजेक्टरी को देखना। तो देखिए उससे बात करते हैं। तो सिंस कंपनी ने लास्ट 2 साल तो पूरा कुछ प्रॉफिट दिया नहीं है, तो आपको सब चीज निगेटिव दिखेगी। बट आप यहाँ पे कुछ चीज देख सकते हो कि इनका जो आरओई और आरओए का ट्रैजेक्टरी है वो दोनों चीज आपकी अलाइन होते हुए आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो अगर आप इसमें देखोगे क्वार्टर वन में चीजें अभी प्रॉफिटेबल हुई नहीं है, तो आपका दोनों चीज अभी प्रॉफिटेबल हुई नहीं है। अब कंपनी अपना जो पूरा गाइडेंस देता है, कंपनी ये कहता है कि हम लोग FY 27 के अंदर जो अपना आरओई है उसको डबल डिजिट रखने की बात करते हैं, जो कि हम लोग सबसे मिनिमम ले आए तो आपका 10% होता है। और उसी में अगर आप उसका और जो आपका मान लीजिए FY 28 है वहां पे अपने आरओई को रखने की बात क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि 15% लेके जाएंगे। तो आपको ये दिख रहा है कि कंपनी का अगर आप आरओई निकालोगे तो लगभग मान लीजिए 10% हो गया। इसका आप इक्विटी बेस लीजिए, लगभग आई थिंक 2500 करोड़ या 3,000 करोड़ के बीच में है। उसके बेस पे आप इनका पूरा जो FY 27 की अर्निंग है ना उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो कितना आएगा, लगभग मान लीजिए आपका 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ बेसिकली कंपनी कह रहा है कि इस पर्टिकुलर साल में हम लोग करने की बात करते हैं। तो क्या है ना, आपको ये दिख रहा है कि कंपनी को आने वाले 2-3 क्वार्टर के अंदर बहुत तेजी से अपने एयूएम को रैंप अप करना पड़ेगा। तो ये पूरा बिजनेस के बारे में है। अगर आप नंबर्स को देखोगे ना फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि उतने नंबर्स अच्छे नहीं है, बट जो कंपनी के बिजनेस की डायरेक्शन है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस ने ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पे अच्छा ही किया है। हाँ अच्छा इसलिए किया है ना, बिकॉज इनके पास ही क्वार्टर में इतनी सारी दिक्कतें थी। तो आप ये इतने लो बेस से आ रहे हैं कि वहां पे आपको जो भी चीजें हो रही है ना वो आपको अच्छी ही दिख रही है। तो एक उस तरह का पूरा पैरामीटर है इस कंपनी के बारे में। तो आई होप आपकी ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब अगर आप उत्कर्ष के ओवरऑल नंबर देखोगे ना, तो अगर मैं चलिए वैल्यूएशंस के बारे में भी बात कर ले, तो कंपनी का वैल्यूएशंस देखोगे, जैसे जैसे हमने आई थिंक जो क्वार्टर फोर की वीडियो है वहाँ पे भी बात किया था कि इनका वैल्यूएशंस तो ऑफकोर्स आपको कम ही दिखेगा। मतलब वन ऑफ द मोस्ट लैगार्ड है इस पूरे सेक्टर के अंदर। वन या उससे भी कम के प्राइस पे बुक में मिल रहा होगा, तो फॉरवर्ड के प्रोजेक्ट करोगे तो उससे भी कम आ जाएगा बेसिकली आपका। तो चलिए देखते हैं इनके लिए। अब जो उत्कर्ष है ना, ये क्या है, इस पे उतना कॉन्फिडेंस बाकी मतलब वेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर बैंक्स, कॉन्फिडेंस इतना क्यों नहीं आता है। बिकॉज कंपनी क्या है ना, अभी भी आप देखोगे बहुत सारे अपने ये सरफेसी वगैरह होती है, वहां से जो रिकवरीज वगैरह होती है उसके ऊपर फोकस रखता है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि क्या पता कल को मान लीजिए चीजें आपकी अप साइकिल में फिर से कोई नई नई दिक्कतें वगैरह नहीं आ जाए, तो उस चीज को लेके चलना है। तो ये पूरा उत्कर्ष का केस है। बाकी नंबर्स ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पे आपके अच्छे ही दिख रहे हैं। एक जो इनका ओपेक्स बढ़ा हुआ है, वो आपका एज सुन एज एयूएम में मोमेंटम आएगा वो आपका कम होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा आप इस बैंक के केस में क्या देखोगे ना, आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रहा है, यील्ड में आपको इंप्रूवमेंट मिल रही है, फिर आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो आपकी गाइडेंस या उससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। एक इनको अपना
ईयूएम बढ़ाना है, उससे आपका ओपेक्स टू ईयूएम कम हो जाएगा। उसके कारण जो पूरी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी बूस्ट होती हुई दिखती है। तो ये पूरा बिजनेस का केस है। चलिए बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर में, लेट्स होप कि ये कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखे। और अगर ये लोग मेंटेन रख भी लेंगे ना, तो इनका जो H2 होना है वहाँ पे इनको बहुत तेजी से, मतलब 100 करोड़ हो गया, 150 करोड़ हो गया, इस तरह के पैट को देख के दिखाना पड़ेगा, तभी इनका जो पूरा ROE का गाइडेंस है उसको मीट कर पाएंगे। वहाँ पे कोई भी चीज़ दिक्कत आई ना, तो ये फिर बैंक वही मान लीजिए वैसे ही रहेगा पूरा टाइम। तो देखते हैं, चलिए बाकी बैंकों को एक कंबाइंड वीडियो में कोशिश करेंगे 1-2 दिन में डिस्कस करने की। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।